नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामर इन इंडस्ट्री में क्या आता है, क्यों आता है, ये क्या काम क्या आता है और ये किसके अंदर आता है। ये आता है ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंडर में आता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्रामर इन एन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्रामर्स आते हैं उनको किन किन लोगों को प्रोग्राम किया जाएगा, किन किन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उन लोग का इक्वालिटी क्या सेम होगा नहीं होगा, और वो किन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को सिखाएंगे, ये हम लोग जानते हैं। ये हम लोग को जानना है आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सजेस्ट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इक्वली गुड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इक्वली हर एम्प्लॉयज़ को बताया जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सजेस्ट करना ज़रूरी नहीं होता, ये पॉसिबल भी नहीं होता कि एक एक को हम बताएंगे इक्वली करके। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफर्स बेस्ड ऑन मैनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के जैसे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बताना, प्रोग्राम देना, प्रोग्राम बताना कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये ज़रूरी होता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज़ यूजुअली इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक इंडिविजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स को चूज़ करके बताना बहुत पॉसिबल नहीं होता है हर तरीके से, कि आपको कुछ बता रहे हैं दूसरे को कुछ बता रहे, इक्वली नहीं बता सकते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो इन सभी को हम लोगों ने मायने रखते हुए, कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मायने रखते हुए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स बनाए, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का आता है डिस्कवरिंग और आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स। सबसे पहले उनको डिस्कवर किया जाए कि वो क्या करने आए हैं, उनको किस चीज़ का ट्रेनिंग देना, आइडेंटिफाइंग करना है उनका ट्रेनिंग नीड्स को लेके कि उनको क्या करना है, क्या सिखाना है। कंप्यूटर चलाने सिखाना है, एक्सेल चलाने सिखाना है, वर्ड चलाने सिखाना है, कि उनका डिपार्टमेंट क्या है वो उनको पहले दिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी सेट अप ओनली आफ्टर हैविंग डिसाइड द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव इन माइंड। तो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक सेटअप किया जाता है, माइंड सेटअप किया जाता है कि वो जो भी कुछ करके आए हैं उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको क्लियर कट किया जाएगा, एकदम साफ सुथरे से बताया जाएगा कि क्या करना है। उनका जो एक ठो वो डिसीजन लेके आए कि मुझे फिनेंस एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में उनको बताया जाएगा क्लियर कट तरीके से कि आपको किसको डेप्रिसिएशन लगाना है, किसको डिवेंचर लगाना है, कितना लोन आपको प्रोवाइड करना है, कितना आपको फंड कलेक्ट करना है, ये बताया जाएगा। और बाकी कुछ भी नहीं, इन चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अ ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी इस्टेब्लिश्ड ओनली व्हेन इट इज फेल्ट दैट इट वुड असिस्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। और इनका ट्रेनिंग बस वहीं पे इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे उनका ज़रूरत होता है सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशनल प्रोग्राम में, जहाँ पे प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे उन जिस डिपार्टमेंट के लिए वो आए हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करने आए, उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उनको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा उनका सॉल्यूशन देने के लिए। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप इज टू मेक अ थ्रो एनालिसिस of the entire organization and manpower resources available in order to find out the trouble spots where training may be needed। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको एनालाइज करना, समझना और उनके मैन पावर रिसोर्स को अच्छे तरीके से और उनके ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से ट्रबल स्पॉट करना, उनका स्पॉट्स निकालना कि वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है ट्रेनिंग में, कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये सब आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग इज़ नॉट द अल्टीमेट कोर फॉर ऑल ट्रबल्स। और ट्रेनिंग जो है वो
एकदम हम सब अनलिमिटेड नहीं कि आप जब तक कंपनी में काम करो आप तब तक सीख रहे हो। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि आपको एक महीने आपको सिखाया जाएगा, 2 महीने सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी में काम करो और बार बार आप उसी काम के बारे में आप जाके अपने HR से या फिर अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछ रहे हो कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, इसको कैसे करें। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यू उस पर ध्यान देना हो कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो, तो वो होता है। फिर फॉर एग्जाम्पल इफ द एम्प्लॉयज आउटपुट इज लो, दिस में बी करेक्टेड बाय बेटर स्किल ट्रेनिंग। However, this problem may be because of faculty material, process equipment, or engineering design. If it appears that general caliber of the employee is low, this problem may be solved by training. However, in other cases, the training will not be of much use. Following are steps for discovering training needs. अब हम लोग यहाँ पे उसके डिस्कवरिंग जो नीड्स है उसको हम लोग फॉलोअप करेंगे, उसके स्टेप्स को। इसके पहले हम लोगों ने उसके बारे में समझा था कि क्या होता है डिस्कवरी और आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स में। अब हम लोग उसका एनालाइज करेंगे। सबसे पहला एनालाइजिंग जॉब्स एंड मैन, कि वो एम्प्लॉय जो है, वो आदमी जो आया है वो कौन से जॉब के लिए आया है, उसको सब पहले समझना हो कि वो किस तरीके के जॉब के लिए आया है। सेल्स के लिए आया है, मार्केटिंग के लिए आया है, फाइनेंस के लिए आया है, या फिर शेयर मार्केट के लिए आया है, कुछ किसी भी एन टाइप ऑफ डिपार्टमेंट, कोई भी जॉब के लिए आया है, वो समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है आइडेंटिफाइंग प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, कि उनका जो प्रोडक्शन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो किस तरीके से काम करेगा उसमें। प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स लाइक लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी, हाई कॉस्ट, हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, labor, turnover, etc. should be identified to indicate the need for training. अगर आपके किसी आपका कुछ प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि लो प्रोडक्टिविटी, आप कम प्रोडक्ट बना रहे हो, खराब प्रोडक्ट बना रहे हो, आपका प्रोडक्ट भी खराब है, आपका कॉस्ट बहुत हाई है, हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म है, कि आप बीच में अच्छे रहते हो फिर बीच में खराब हो जाते हो। 3 महीना अपना प्रोडक्ट को बहुत अच्छा डिमांड में रखे, फिर 3 महीना बाद आप 6 महीना तक कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हो। ऐसा नहीं है, कि आपको हर चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आपका जो लेबर टर्नओवर है उसको भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये देखा जाता है। फिर आता है कलेक्टिंग ओपिनियंस, फिर आपको मार्केट से, अपने एम्प्लॉय से, अपने इन्वायरमेंट से क्या ओपिनियन मिल रहा है, क्या सजेशंस मिल रहे हैं, वो आपको कलेक्ट करना होता है। फिर anticipating requirements, the line manager can forecast beforehand the manpower requirement based on long-term plans regarding business expansion, new plants, new design and new technology. Training may be given to the existing employee to enable them to meet the requirement of the new jobs in the future. फिर यहाँ पे आता है कि एंटीसिपेटिंग मतलब होता है कि फोरकास्ट करना, पहले से अनुमान लगाना कि अगर आप जैसे कि अभी आप लैपटॉप बना रहे हो तो हो सकता है आप आगे जाके कुछ और चेंजेस लाओ उस लैपटॉप के अंदर। आप सोच रहे हो कि अगर मैं अपना ही सॉफ्टवेयर डालूंगा, अपना ही कंपनी का सॉफ्टवेयर डालूंगा, तो इसके लिए आपको पहले से आपको अपना लेबर ध्यान में रखना होगा कि मुझे किस तरह की लेबर का जरूरत है, किस तरह का बिजनेस एक्सपेंशन चाहिए, कैसा प्लांट होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी लेके आना है। ये सब आपको पहले से रिक्वायर करना होता है, पहले से आपको इस पे ध्यान रखना पड़ता है और उन सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट किया जाता है कि मुझे ये चाहिए और एक टाइम पे आता है कि आपको वो प्रोडक्ट बनाना है उस टाइम पे। तो ये सब हम लोगों ने HR मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स का फैक्टर्स में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा, फोरकास्टिंग। फिर हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं उसका दूसरा पॉइंट, गेटिंग रेडी फॉर द जॉब, फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन रिगार्ड। तो अब उन लोग को ट्रेनिंग दे दिया गया है, उन लोग क्या काम के लिए आए थे, उनका क्या काम है, उनका जो भी कारण था जो उन्होंने नहीं सीखा है, उन सभी को ट्रेनिंग दे के सब अच्छे तरीके से करके अब उनको जॉब के लिए रेडी किया है कि अब आप लोग अपने केबिन में जाके ये काम अब करोगे। तो उसका भी कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रेनी। अंडर दिस स्टेप्स इट इज टू बी डिसाइड हु इज टू बी ट्रेंड, द न्यू कॉमर, द ओल्डर एम्प्लॉय, द सर्वाइसरी स्टाफ और ऑल ऑफ देम सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले
जब अपने अपने वो डिपार्टमेंट में पहुंच गए तो वहाँ पे जो ओल्डर एम्प्लॉय है, जो उस जॉब को छोड़ रहा है, और जो नया कमर आया, जो नया एम्प्लॉय आया है, उनको ट्रेन देना है। किस तरीके से ट्रेन देना है अब वो बताएगा। जो वहाँ पे ओल्डर एम्प्लॉय है, जो आपका सीनियर होगा, या तो फिर वो काम छोड़कर जा रहा है, तो आपको वो काम बताएगा कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, आपको आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं, आपको सुपरवाइज करेगा। फिर The proper selection of trainees is very important to obtain permanent and gainful result of training। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है हर एक ट्रेनर के लिए, हर एक ट्रेनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो जो अपना कंपनी को नया एक गेनफुल प्रॉफिट, एक गेनफुल रिजल्ट दिला सके अपने ट्रेनिंग के थ्रू। फिर अ ट्रेनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन परमानेंट एंड गेनफुल रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग। A trainee should be trained for the kind of job he likes and is suitable to perform। और ट्रेनी जो होता है वो ट्रेंड होना चाहिए अपने उस जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए वो आया है, और वो उसे पसंद भी करता हो, उस जॉब के लिए वो सुटेबल भी हो, उस परफॉर्मेंस के लिए वो सही हो, ऐसा भी होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको मन है मार्केटिंग करने का और आप जाके कर रहे सेल्स डिपार्टमेंट में काम, तो उनका वो पसंद नहीं, उनको बस जबरदस्ती भेजा गया, तो उनका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा कि वो सुटेबल है कि नहीं, उनको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है मार्केट में, क्यों हम सेल्स कर रहे हैं, क्यों प्रोडक्शन में हम, या फिर क्यों एचआर में हमको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम हमको नहीं दिया जा रहा है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि वो सुटेबल किस में है। फिर आता है केयरफुल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनिंग रेजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग वर्क। ट्रेनिंग should be given the proper background information before he starts learning new job skills and knowledge। और ट्रेनी जो है वो एक प्रॉपर बैकग्राउंड से होना चाहिए। अगर वो नया है तो उसका जो बैकग्राउंड है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, कौन से डिपार्टमेंट से वो आया है, क्या वो जानता है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी उसको अच्छे से आना चाहिए, उसका बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन उसे अच्छे से होना चाहिए। तब जाके वो जो नया स्किल है, जॉब स्किल है, उसको सीख पाएगा और उसे गेन कर पाएगा। फिर आता है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग मेथड। अब आता है यहाँ पे सिलेक्ट, जो ट्रेनिंग मेथड है उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं। नाउ इट इज एडवाइजेबल टू ले डाउन विच मेथड इज टू बी अडॉप्टेड फॉर द ट्रेनिंग। फिर ये एडविजिबल होता है और ये बहुत ले डाउन भी होता है कि कौन से ट्रेनर को अडॉप्ट करना और कौन से ट्रेनर को निकाल देना, कि इनको कुछ भी सिखा दो, जितना सिखा दो कम है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब 2 महीने से सिखा रहा है कंपनी, 3 महीने से सिखा रहा है कंपनी, लेकिन आप सीख ही नहीं रहे क्योंकि आप उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। तो वहाँ भी यही होता है कि अगर आपका कंपनी को अगर लगता है कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो अपॉइंटमेंट दे देता है कि भाई अब चले जाओ, अब मुझे आपका ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को रख लूँगा। तो ये ऐसा होता है। डिफरेंट लेवल ऑफ पर्सनल अनस्किल्ड वर्कर्स में बी ट्रेंड ऑन द जॉब। फिर कुछ जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो बिल्कुल ही फ्रेशर होते हैं, उनको कंप्यूटर भी ठीक से चलाने नहीं आता है। ऐसे भी कई सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं कि मतलब उनको ठीक से कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, बस उनको किताबी ज्ञान आता है कि उसका किताब में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी आना चाहिए कि हाँ कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, या फिर मार्केट किस तरीके से चल रहा है, या थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरा किताबी ज्ञान लेकर ही जा रहे हो, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता रहे हो, लेकिन उसको आप ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से आना पड़ेगा। तो ये होता है, यहाँ से सीखने को मिलता है। वन द जॉब एंड एप्रीटेंसिव ट्रेनिंग में बी अवॉर्डेड टू स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। फिर यहाँ पे उस ट्रेनर को अवार्ड दिया जाता है उस स्किल को लेके, या फिर सेमी स्किल वर्कर्स को कि आपका काम कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इनके लिए बताया जाता है। फिर सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव पर्सनल ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड सच एज रोल प्लेइंग लेक्चर्स एंड सेमिनार्स। फिर उनको सुपरवाइज किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू या पर्सनल तरीके से, उनको
ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको सेमिनार दिया जाता है, लेक्चर्स दिया जाता है, बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बैठाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको क्लास में ही लेक्चर्स मिलते हैं, आपको ऑफिस में भी सेमिनार, आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं जिसमें आपको अपने कंपनी के बारे में बताया जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपका रोल क्या है उस काम को लेके, आपका क्या रोल होने वाला है उस काम पे जो काम आने वाला है या जिसके लिए आपको रिक्वायर किया गया है। Thus a decision regarding the method of imparting training should be taken cautiously bearing the objectives of training in kind। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर। फिर यहाँ पे ट्रेनर और इंस्ट्रक्टर जो उसको सिखा रहा है और जो ट्रेनर है उसका प्रिपरेशन कैसा है, वो जिस भी प्रोग्रामर को सिखा रहा है, जो नया एम्प्लॉय है, नया कमर है, उसको किस तरीके से वो सिखा रहा है, उसको किस तरीके से वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब बताना जरूरी होता है। तो इसे मैं पढ़ने नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके अंदर यही लिखा है। अगर आप लोग को अगर आपको इसको पढ़ना है तो या तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या तो फिर इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोट्स। फिर आता है ट्रेनिंग मटेरियल। ट्रेनिंग मटेरियल में कि उसको क्या क्या जरूरत है। दिस शुड ऑलवेज बी द ट्रेनिंग मटेरियल विद द इंस्ट्रक्टर। ट्रेनिंग मटेरियल्स में इंक्लूड सम टेक्स्ट और रिटन मटेरियल्स एज अ बेसिस ऑफ instruction review and reference. This may be prepared in the training section with the help of supervisors. The written material should be distributed among the trainees so that they may come prepared in the lecture class and may be able to understand the operation quickly and remove their doubts if any। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है ट्रेनिंग मटेरियल में कि आपको जो भी मटेरियल्स दिया जाएगा, आप नए ट्रेनर हो तो जाहिर है कि आपको पूरा हर चीज़ एक बार में समझ में आया नहीं होगा या फिर याद आया नहीं होगा, तो आपको एक नोट्स जैसा दे दिया जाता है कि इसमें ये पॉइंट्स लिखा हुआ, आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं। अगर आप कहीं भूल जाते तो आप वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, वो शॉर्ट नोट्स देखिए, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है, जो भी रिटन फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में जो मिला है या फिर रेफरेंस या रिव्यू जो मिला है, उससे आप सीख सके और आपका जो सुपरवाइजर है उसको हेल्प मिल सके, आप उनके पास बार बार पूछने ना जा सको। तो ये होता है ट्रेनिंग मटेरियल। फिर आता है ट्रेनिंग पीरियड कि हर ट्रेनिंग पीरियड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका एक टाइम होता है, एक कैपेसिटी होता है कि आप कितने दिन में सीख रहे हो। इसका एक मीडिया होता है कि कहाँ से आप सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, ऑनलाइन आपको सिखाया जा रहा है, ऑफलाइन सिखाया जा रहा है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो जो बेसिकली बहुत कम ही ऐसा कंपनी है जो नए एम्प्लॉयज़ को फिर से रखा है, जिनको लेटर मिल चुका है, नहीं तो अधिकतर ने तो मतलब जो आप उनके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी निकाल दिया है। तो यहाँ पे उन लोगों को किस तरीके से मीटिंग दिया जा रहा है, अगर जो नए मतलब ज्वाइन है उस कंपनी में, नए ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पे यही होता है कि आपको ऑनलाइन मीटिंग में बैठाया जाएगा कि आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा, डिजिटल थ्रू सिखाया जाएगा, डिजिटल के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू आपको बताया जाएगा, आपको आपका रोल बताया जाएगा, पर्पस बताया जाएगा। हो सकता है वो 1 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, या उससे ज़्यादा का भी होता है कितना बार, जिसे हम लोग मीटिंग कहते हैं। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ लर्नर। दिस स्टेप कंसिस्ट, फिर लर्नर का जो प्रिपरेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। The putting the learner at easy to that he does not feel nervous because of the past that he is on a new job। आप जब नए लर्नर हो, आप जब फ्रेशर हो किसी कंपनी में, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे सभी सीखने आए हैं। कोई भी एक बार में इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको बनाया जाता है, उसको बनना पड़ता है, वो अपने आप को घिस के बनता है इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है कि बचपन से वो इंटेलिजेंट ही है, वो इंटेलिजेंट बना भी कैसे, प्रैक्टिस से बना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो होगा। और आपके पास्ट में क्या हुआ है, या फिर आप किसी दूसरे जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में आए हो, तो वो पास्ट अब आपको याद नहीं रखना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर फ्रेशर के लिए या फिर नया लर्नर के लिए। In stating the importance of integrants of the job and its relationship to workflow, इनका workflow पे भी ध्यान दिया जाता है कि इनका रिलेशनशिप वर्कफ्लो की तरफ कैसा है, इनका जॉब किस तरीके से चल रहा है, इनका ये कितना इंपॉर्टेंस दे रहे उस जॉब को। In explaining why of the whole job and relating it to some job the worker already knows,
फिर यहाँ पे उन होल जॉब, उन सारे जॉब्स को बताया जाता है, रिलेट किया जाता है कि जिनके बारे में उनको पहले से मालूम होता है कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, एक्सेल किस तरह से ऐड करता है, एक्सेल किस तरीके से लेस करता है, एक्सेल किस तरह से परसेंटेज निकालता है, ये सब उनको पहले से मालूम होता है, ऑलरेडी नोज। इन प्लानिंग द लर्नर एज ऑल्सो टू हिज नॉर्मल वर्किंग पोजिशन एज पॉसिबल। फिर जो प्लानिंग उनका जो प्लान होता है लर्नर का, उनका जो वर्किंग स्किल होता है वो बिल्कुल ही नॉर्मल होना चाहिए, पोजीशन पॉसिबल जैसा होना चाहिए। फिर इन फैमिलियराइजिंग हिम विथ द इक्विपमेंट, मटेरियल्स, टूल्स एंड ट्रेड टर्म्स, और इनको जो है एक फैमिली की तरह देखा जाता है, फैमिलियराइजिंग रखा जाता है इनके साथ, इनको इक्विपमेंट सही तरीके से दिया जाता है, इनको सही इक्विपमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको क्या मटेरियल टूल्स मिल रहा है, उनको क्या उनका ट्रेड टर्म्स है, ये सब बताया जाता है, उन सब को उनको जानना होता है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन एंड नॉलेज। प्रेजेंटेशन, जैसे कि हर कंपनी में जब अधिकतर मीटिंग्स होते हैं तो या तो उस डिपार्टमेंट का हेड को या फिर उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे, उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे उस लोग को एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, जिसे हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अ ट्रेनिंग एम्प्लॉय। अगर आप बीबीए कर रहे हो या फिर एमबीए कर रहे हो तो आपको पर मंथ या फिर पर सेमेस्टर आपको एक पीपीटी बनाने को दिया जाता है, जैसे कि किसी भी टॉपिक को लेके, चाहे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हो या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट का हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो या फिर किसी भी तरीके सेल्स मैनेजमेंट का हो, किसी कंपनी का आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसका आपको पीपीटी बनाना है, प्रॉफिट लॉस दिखाओ या फिर उसका रिपोर्ट दिखाओ, उसका ऑडिट रिपोर्ट दिखाओ, ये सब आपको बताया जाता है। तो ये सब आपको दिखाना पड़ता है प्रेजेंटेशन उस ऑपरेशन नॉलेज में, और आपका इसमें भी नॉलेज खुलता है कि आप अगर कुछ गलती कर रहे हो तो आपको उसमें बताए कि हाँ आपने इसमें ये गलती किया है, तो आप अगले बार से उस चीज़ पे आप ध्यान रखो कि हाँ मैंने ये गलती किया था, इसे हम लोग को ध्यान देना है। फिर आता है परफॉर्मेंस ट्राई आउट। फिर उनका परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है 2-3 महीने बाद कि हाँ आप जो काम किए उससे कंपनी को क्या प्रॉफिट मिला है, क्या नुकसान हुआ है, कितने जल्दी आप लोगों ने किया है, क्या आपका प्रोडक्टिविटी रेट है, बढ़ा है या घटा है या फिर सेम है, ये सब देखा जाता है। परफॉर्मेंस बेसिकली अप्राइजल के टाइम पे देखा जाता है, जब किसी को प्रमोशन दिया जाता है किसी कंपनी में या फिर प्रमोशन होता है वहाँ पे उस टाइम पे देखा जाता है, या फिर बोनस के टाइम पे अगर किसी को बोनस दिया गया है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्राइजल भी देखा जाता है। फिर आता है फॉलो अप एंड इवेल्यूशन द प्रोग्राम। फिर जो प्रोग्राम का इवेल्यूशन है उसको फॉलो अप किया जाता है, कंप्लेंट्स को, उनका जॉब प्लेसमेंट को, उन ट्रेनिंग को, जो भी है जो भी ट्रेनर है उनके प्लेसमेंट ऑफ जॉब को कंप्लेंट्स किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। फिर आता है हम लोग यहाँ पे अब डिफरेंस जानते हैं, हम लोगों ने उसके ऑर्गेनाइजिंग इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझ लिया। अब हम लोग उसके डिफरेंस को जानेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अंतर क्या होता है, इन दोनों में चेंजेस क्या होते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल स्किल्स सिखाता है और डेवलपमेंट जो है वो टेक्निकल स्किल्स के साथ ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल भी होता है, वो भी सिखाता है। फिर ट्रेनिंग इज़ यूजफुल इन द केस ऑफ नॉन मैनेजरियल पर्सनल। फिर ट्रेनिंग जो है वो नॉन मैनेजरियल पर्सनल को यूजफुल होता है और डेवलपमेंट जो होता है वो मैनेजरियल पर्सनल को यूजफुल रखता है। फिर ट्रेनिंग सिक्स टू डेवलप स्किल्स ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाय वर्कर्स। ट्रेनिंग जो है वो लोगों को प्रैक्टिस करवा के उनके स्किल्स को ऑलरेडी जो उनके पास है उनको और डेवलप करने की कोशिश करता है। और डेवलपमेंट जो होता है जो उनके अंदर हिडन क्वालिटीज़ हैं जिनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम, उन लोगों को डेवलप करता है, उनके टैलेंट को निकालता है बाहर। फिर ट्रेनिंग makes use of on the job training methods such as apprenticeships, assistant to position, vestibule training etc. इन सभी को वो ट्रेन करता है, उनको सही तरीके से बताता है कि किस तरीके से आपको ट्रेन होना है। और डेवलपमेंट जो है उन सभी जॉब रोटेशन, लेक्चर, रोल प्ले को बताता है कि आप किस तरीके से आगे काम करने वाले हो, कैसा काम करना है आपको, ये सब। फिर ट्रेनिंग सिक्स टू मेक वर्कर्स प्रोफिशिएंट इन देयर एग्जिस्टिंग जॉब।
वो जो काम कर रहे हैं उन ट्रेनिंग सीक्स को उनको ठीक किया जाता है, उनका काम्स को सही किया जाता है, प्रोफेशनल तरीके से वो कर रहे हैं कि नहीं उनको बताया जाता है। और डेवलपमेंट जो है उन एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबल देते हैं, चैलेंजेस देते हैं जॉब के लिए कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। यही सब होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते हैं वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।